नमस्ते। आज की संध्या में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन खास है क्योंकि आज है 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। लेकिन एक और कारण से ये खास है। इसी महीने में हिंदी के जो मूर्धन्य कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी जयंती भी होती है 23 तारीख को। तो इसीलिए हमने सोचा कि हिंदी दिवस के इस मौके पर हम आपको रामधारी सिंह दिनकर जी से थोड़ा परिचित करा दें। बस इसीलिए ज्ञान अदब आपके लिए लेकर आया है ये कार्यक्रम। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले ज्ञान अदब की जो ट्रस्टी हैं नसीमा मर्चेंट मैम, मैं चाहूंगी कि वो आपको ज्ञान अदब के बारे में कुछ बताएं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ज्ञान अदब एक लिटरेचर सेंटर है जहां लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को प्रमोट किया जाता है। ज्ञान अदब एक प्लेटफॉर्म है जहां कलाकारों को एक मंच मिलता है अपनी कला को परफॉर्म करने के लिए। इन प्रोग्रामों के जरिए हम आप लोगों को मनोरंजन के साथ साथ नॉलेज देने की भी पूरी कोशिश करते हैं। और इसके अलावा इसकी एक सिस्टर एनजीओ है जिसका नाम नित्याशा है, जिसके जरिए हम टाइप 1 डायबिटीज के गरीब बच्चों को इंसुलिन और स्ट्रिप्स फराहम करते हैं। ज्ञान अदब और नित्याशा दोनों रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये काम हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इस काम में हमारा पूरा साथ दें। जो लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्लिक करें या हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें। इस तरह आप हमारे नित्याशा के बच्चों की मदद कर सकते हैं। हमारा हर ज्ञान अदब का प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव आता है और हमारे अब तक के प्रोग्राम अगर आप देखना चाहें और आपने मिस कर लिया हो तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसका URL आपके स्क्रीन पर है। इसको आर्काइव सेक्शन पर क्लिक करें। हमारे हर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आप YouTube के जरिए भी देख सकते हैं और YouTube का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आइए अब हम आपको हिंदी दिवस पे जो प्रोग्राम नमिता जी और त्रिपाठी सर ने बनाया है वो आप और हम मिलकर एंजॉय करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया नसीमा मैम। दिनकर जी की ये जो साहित्यिक यात्रा है इसको हमारे सामने लेकर आ रहे हैं श्री ज्ञानेश त्रिपाठी जी। इन्होंने राजनीति शास्त्र और हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। लंबे अरसे से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं, वर्तमान में भी कार्यरत हैं। बांग्लादेश में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, उसके प्रमुख के तौर पर कार्य कर रहे हैं। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की सेवा में लगे हैं, दोनों में अपना योगदान देते हैं। हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए वो यहाँ उपस्थित हैं। त्रिपाठी जी, ज्ञान अदब के इस आभासी मंच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। त्रिपाठी जी, आप तो हिंदी भाषा से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और बहुत गहराई से भी जुड़े हैं और आज हिंदी दिवस भी है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि हिंदी की यात्रा कैसी रही, मतलब यहाँ तक जो हिंदी पहुंची है, कौन कौन से उसने पड़ाव पार किए, आपका अनुभव क्या रहा? जी बिल्कुल। हिंदी दिवस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। यहाँ एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। लोग इसे राष्ट्रभाषा दिवस भी कहते हैं, लेकिन ये असल में राजभाषा दिवस है। भारत की आधिकारिक राजभाषा हिंदी और ये 14 सितंबर 1949 को बनी संविधान के 343वें अनुच्छेद में इसे भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो हमें आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए। वैदिक संस्कृत समय के साथ साथ लोगों को कठिन लगने लगी। जैसे कि आप देख रहे हैं समाज हर चीज का सरलीकरण होता है, तो वैदिक संस्कृत थोड़ी सी कठिन होने लगी। तो फिर जन्म हुआ लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जिसमें महाभारत लिखी गई, उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण और आरण्यक जैसे ग्रंथ लिखे गए। फिर धीरे धीरे लौकिक संस्कृत भी कठिन प्रतीत होने लगी और इसे भी सरलीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो हमारे सामने आई पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत जिसमें बुद्ध ने अपने उपदेश दी।
बौद्ध धर्म ग्रंथ मुख्य रूप से उस भाषा में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ पाली और प्राकृत भी विघटित हुई, और जब ये विघटन की ओर बढ़ने लगी, इस भाषा से पैदा हुए अपभ्रंश। अपभ्रंशों का जो काल है वो उन्हें बहुत अच्छी भाषा के रूप में नहीं देखा जाता, इसीलिए उन्हें अपभ्रंश कहा जाता है। और ये अपभ्रंश आप कह सकती हैं कि ये शायद महाराजा पृथ्वीराज चौहान के समय में ज्यादा प्रचलित थे, और उस समय के लिखे गए ग्रंथ जैसे पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है जिसका जो पृथ्वीराज चौहान के समय लिखा गया, उसको आप कह सकती हैं कि अपभ्रंश में लिखा। इसके बाद जब अपभ्रंशों का भी विघटन शुरू हुआ और समाज तथाकथित रूप से और ज्यादा सुसंगठित होने लगा हर क्षेत्र में, उस समय उन अपभ्रंशों से टूटकर बनी हमारी हिंदी। और हिंदी जो हम आज बोलते हैं, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हिंदी की एक उपभाषा है जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, और इसे ही मानक हिंदी का दर्जा दिया गया। मुख्य रूप से हिंदी 5 भागों में विभाजित है। पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खड़ी बोली और ब्रजभाषा जैसी भाषाओं को शामिल किया है, और भी भाषाएं हैं इसमें। बिहारी हिंदी जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि भाषाएं आती हैं। राजस्थानी हिंदी जिसमें मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी आदि भाषाएं आती हैं। और पहाड़ी हिंदी जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, मंडियाली आदि आती हैं। तो जब जिस राजभाषा की हम बात कर रहे हैं वो पश्चिमी हिंदी का एक हिस्सा है। हमारी राजभाषा हिंदी, मानक हिंदी उसे कहते हैं जिसमें साहित्य की रचना की जाती है मुख्य रूप से, और जिसे राजभाषा का दर्जा मिला है, तो वो पश्चिमी हिंदी का एक भाग है और उसे हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। तो ये हिंदी की छोटी सी यात्रा है, और जो है इस तरह से हिंदी हमारे बीच में आई और आज हम सबके साथ हर जगह मौजूद है। नमिता जी। बहुत बढ़िया और बड़ी संक्षिप्त जानकारी आपने विस्तार से दे दी। गागर में सागर शायद इसी को कहते होंगे। और कई चीजें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी, जबकि मैं भी हिंदी साहित्य से जुड़ी हूँ। आपने दिनकर जी को बहुत पढ़ा है, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आखिर राष्ट्र कवि रहे हैं, इतने प्रचलित हैं आज के समय में भी। तो नसीमा जी, उनके बारे में हम आप और दर्शक भी जाने। जी, त्रिपाठी सर, आपने बहुत अच्छी तरह हिंदी भाषा के एक्सप्लेन किया, समझाया। अभी हम यही जानना चाहेंगे कि दिनकर जी का बचपन कैसे गुजरा और उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, उनको जो पुरस्कार मिले कौन सी सदी में मिले, कैसे मिले, तो प्लीज हमें जानकारी दीजिए। जी धन्यवाद नसीमा जी और नमिता जी। जब हम दिनकर की बात करते हैं तो दिनकर को मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, क्योंकि दिनकर अपने आप में इतने विशाल हैं कि मैं उन्हें सागर भी नहीं कह सकता, वो शायद महासागर। बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, बहुत ही ज्यादा अंदर तक उनके जाना इतना आसान नहीं है। जो दिनकर ने लिखा और दिनकर के बारे में जो थोड़ा बहुत मैं जान पाया वो मैं आपको बताता हूँ। ये बिहार की कोख से निकले हुए एक और अनमोल रत्न है। गुलामी के दौर की दास्तानों ने इनके विचारों को इतना पौष्टिक बना दिया कि उसके बाद जब इनके विचार कागजों पर आना शुरू हुए और जनमानस के हाथ तक पहुंचे, तो दिनकर ने सिर्फ उस समय का वर्तमान नहीं बल्कि आज तक और आने वाली पीढ़ियों तक के लिए नए द्वार खोल दिए। जो दिनकर को पढ़ता है वो एक बार पढ़े हुए नहीं रह सकता है, वो बार बार उन्हें पढ़ता है। इनका पैतृक गांव सिमरिया, जो बिहार के मुंगेर जिला में हुआ करता था। मुंगेर जिला ये उस समय था, इस समय मुंगेर जिला अस्तित्व में नहीं है। मुंगेर जिला अब बेगूसराय बन चुका है। तो उस समय के सिमरिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था, और दिन भर ये लोग गंगा नदी में नहाते थे, पसीना बहाते थे, शाम को फिर गंगा में डुबकी लगाते थे। इनके पिताजी का नाम बाबू रवि सिंह था, माताजी का नाम मनरूप देवी था। एक बड़ी विशेष परंपरा थी इनके यहाँ कि शाम होते ही इनके घर में, यानी बाबू रवि सिंह के घर में, रामचरितमानस की बैठक हुआ करती थी, और ये लोग 5 से 7 दोहे रामचरितमानस के गाया करते थे, और फिर उन्हीं में से कोई एक गांव वाला उन दोहों का अर्थ समझाता था, और इसके बाद सभा बर्खास्त हो जाती थी। दिनकर का दुर्भाग्य ये रहा कि ये सब कुछ अपने पिता के जीवन काल में उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं देखा, क्योंकि दिनकर मात्र 2 वर्ष के थे जब इनके पिता का देहावसान हो गया। इनके बड़े भाई वसंत सिंह तो थे ही। जब पिता का देहावसान हुआ तो माता मनरूप देवी एक और संतान को जन्म देने की राह पर थी, वो गर्भवती थी उस समय। बाद में सत्यनारायण सिंह पैदा हुए जो इनके छोटे भाई थे।
परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी ठीक नहीं थी, तो पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाती। तो दोनों भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया, उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि हम नहीं पढ़ते हैं, हम नुनुआ को पढ़ाएंगे। यहाँ बात हम दिनकर की कर रहे हैं, दिनकर को घर में नुनुआ कहते थे, वो नुनुआ के नाम से ही जाने जाते थे। तो ये कहा गया कि नुनुआ को पढ़ाते हैं। नुनुआ काफ़ी मेधावी थे, पढ़ने में अच्छे थे, नुनुआ को पढ़ाया गया। उस समय जब इनकी शिक्षा दीक्षा की बात आई तो असहयोग आंदोलन का समय चल रहा था और अंग्रेजों के स्कूलों की जगह राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हो रही थी। तो उसी तरह के एक राष्ट्रीय स्कूल में सिमरिया से 4 किलोमीटर दूर बारो गांव में इन्होंने एडमिशन लिया, जो कि एक प्राइमरी स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था। और 1921 से 1923 तक ये मिडिल स्कूल बारो में पढ़े। इसके बाद सामवती देवी से इनका ब्याह करवा दिया गया, तब इनकी उम्र मात्र 13 साल की। आगे की पढ़ाई इन्होंने मोकामा घाट के हाई स्कूल में की, जो इनके घर से 15 किलोमीटर दूर। अब आप सोचिए, दिनकर रोज सवेरे 5 बजे उठते थे, मोकामा घाट जाने के लिए 15 किलोमीटर की यात्रा करते थे और बीच में आती थी गंगा नदी। गंगा नदी पार करके ये जाते थे, 10 बजे तक स्कूल पहुंचते थे। 5 घंटे की अनवरत यात्रा के पश्चात 10 बजे ये स्कूल पहुंचते थे। दिन भर पढ़ाई करते थे। 5 बजे स्कूल छूटता था, फिर वहां से भागते थे और करीब 9 साढ़े 9 बजे वापस घर पे आते थे। हाथ मुंह धोकर भोजन करते थे और ये इनका नित्य का नियम था कि ये बैठकर रामचरितमानस का पाठ अपने परिवार वालों के लिए करते थे। 2-4 दोहे पढ़ते थे, इसके बाद होमवर्क करते थे, फिर सो जाते थे और सवेरे सवेरे फिर 5 बजे इनकी वही यात्रा आरंभ हो जाती थी। ये 1928 का साल था। आगे की पढ़ाई पटना में होनी थी। फिर समस्या थी कैसे पढ़ें, पैसे नहीं थे। फिर भी इनके दोनों भाइयों ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, जो भी हो जाए। बड़ा कम ऐसा दिखाई देता है आज के परिवारों में कि 2 भाई अपना सब कुछ त्याग कर एक तीसरे भाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने वही किया। उन्होंने पटना कॉलेज में उनका एडमिशन कराया बीए में, और 4 साल उन्होंने पढ़ाई की। बीए ऑनर्स की परीक्षा वहां से उन्होंने उत्तीर्ण की और ग्रेजुएशन के बाद 55 रुपए के मासिक वेतन पर बरबीघा एक जगह वहां से थोड़ी सी दूर पर है, वहाँ के स्कूल में हेडमास्टर के पद पर नौकरी मिली। अब ये स्कूल वहाँ के जमींदार चलाते थे, तो कुछ दिनों तक तो इन्होंने काम किया। फिर सामंती व्यवस्था के विरोध में इन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इनकी अलग अलग जगह जो है पोस्टिंग होती रही, अलग अलग विभाग में इनको जो है नौकरियां मिलती रहे। जैसे बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार भी रहे, फिर युद्ध प्रचार विभाग में भी पब्लिसिटी ऑफिसर रहे, जनसंपर्क विभाग में उप निदेशक भी रहे। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनके अंदर के कवि की। तो सबसे पहले बेगूसराय से छपने वाली मासिक पत्रिका प्रकाश, एक प्रकाश नाम की पत्रिका निकलती थी वहां से, तो उसमें उनकी कविताओं को जगह मिली। एक दिन प्रकाश के संपादक ने इनकी कविताएं पढ़कर और इनको इनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि रामधारी, आप तो प्रकाश का स्रोत हैं। तो रामधारी के दिमाग में आया कि प्रकाश का स्रोत तो सूरज होता है। बस उसी क्षण से उन्होंने निर्णय ले लिया और रामधारी के आगे दिनकर नाम जोड़ने लगे, और इस तरह जन्म हुआ रामधारी सिंह दिनकर का, जिन्हें आज हम सब जानते हैं और जिनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। 1928 में 20 बरस के दिनकर ने करीब 10 गीत लिखे, और ये गीत विजय संदेश नाम से एक छपी किताब में लोगों ने देखे। ये सारे गीत गुजरात के बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद लिखे गए। 1929 में रीवा से छपने वाली एक पत्रिका छात्र सहोदर थी, उसमें भी ये गीत छापे गए। 1933 में इन्होंने भागलपुर के एक कवि सम्मेलन में अपनी कविता हिमालय सुनाई, जिसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा। वो हिमालय कविता सुनाई इन्होंने, तो लोगों ने इनको विवश कर दिया कि ये कविता इनको 2-4 बार सुनानी पड़ी। एकदम सबको इन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया। 1935 में इनका पहला कविता संग्रह आया रेणुका। रेणुका जब आया तो भारत गुलाम था, और ये बड़ी हृदय स्पर्शी घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इन्होंने रेणुका लिखी और रेणुका छपी, उसके बाद इसकी शिकायत हो गई और इनको लोग कोर्ट तक खींच ले गए, अंग्रेज लोग। गुलाम भारत में इससे क्रांति की चिंगारी सुलग रही थी। मामला अदालत में चला गया। दिनकर ने जज से कहा कि रेणुका की सारी कविताएं राष्ट्र की आराधना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, राष्ट्रभक्ति यदि अपराध है तो आप मुझे बताएं। इस पर जज मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, देशभक्ति बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन जरा संभल कर लिखा करें, सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिनकर की इसी वृत्ति के कारण उनकी कविता
नेताओं के कारण 4 साल में उनके 22 तबादले किए गए, 22 जगह उनका ट्रांसफर हुआ। ये छायावाद के बाद के कवि हैं। बच्चन साहब के साथ ही आए थे और दोनों ने ही बहुत नाम कमाया। और मैं यहाँ कहूँगा कि बच्चन साहब और दिनकर साहब, ये दोनों ही लोग, इन्होंने
कि
भारत का है यह सहज भाव, भारत का है ये सहज भाव, सहते जाओ जो लगे घाव, पर पड़े धर्म पर जब विपत्ति, हम अपना शीश कटाते हैं। इससे भी आगे गुण विशेष, भारत सचमुच है महादेश, मचकर रहता है कुरुक्षेत्र जब चीर उतारे जाते हैं। क्या कितनी कितनी बड़ी बात जो है इन्होंने लिखी है। बात कही, बहुत बड़ी बात और बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त की है। और अरुणोदय के में जो इन्होंने लिखा है, देखिए क्या चेताया है। जैसे ही आजादी मिली है तो इनकी ये कविता क्या चेता रही है पूरे भारतवर्ष को। देखिए कितना मतलब गहन इनका विचार है इसमें। क्या लिखते हैं, सबके लिए, देश के लिए संदेश लिखते हैं कि सुख की अति से संतृप्त देश यह देख रहे, सुख की अति से संतृप्त देश यह देख रहे, देखें गांधी का नया देश क्या करता है। क्या बात है, क्या बात है। सुख की अति से संतृप्त देश यह देख रहे, देखें गांधी का नया देश क्या करता है, जीता है वह अपना अमोघ अमृत पीकर, या नकल हमारी ही करके वह मरता है। बस यही बिंदु, बस यही बिंदु जिस पर निर्भर है हार जीत। यह देश ध्वंसकारी युग का क्रेता होगा, या फूंक मुक्त अंबर में कोई महामंत्र, विज्ञान विकल जग का भारत नेता होगा। कितनी कितनी खूबसूरत बात है, कितना खूबसूरत संदेश इन्होंने दिया है। इतनी बड़ी बात कही है और सबको चेताया है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है कि गांधी का ये नया देश क्या करता है, हमारी नकल ही करेगा या कुछ अपना ऐसा अमोघ अमृत लेकर आएगा जो हमें आगे प्रगति के पथ पर ले जाएगा। तो ऐसे बहुत कुछ है नमिता जी, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। बिल्कुल। समय की कुछ सीमा है, समय की कुछ सीमा है। तो मैं चाहूंगा कि जो आपने भाषा की दिनकर की बात की थी, तो दिनकर ने 1964 के बाद से 1970 तक कुछ नहीं लिखा, और लास्ट जो उनकी अंतिम रचना थी हारे को हरिनाम, उसमें जो है थोड़ी सी भाषा इनकी बहुत बदली हुई लगती है। जब मैं हारे को हरिनाम पढ़ता हूँ तो लगता ही नहीं है ये उसी ने लिखी है जिसने रश्मि रची या कुरुक्षेत्र लिखी है। और ये बात दिनकर ने स्वयं ऑल इंडिया रेडियो पर स्वीकार भी की है। तो मैं चाहूंगा ज्ञान अदब से कि वो छोटा सा दिनकर की आवाज में, आप उनकी आवाज भी सुनिए। ये दिनकर की ही आवाज में एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जिसमें वो स्वीकार कर रहे हैं अपनी भाषा के बारे में। तो ज्ञान अदब अगर वो वीडियो प्ले कर सकता है। जी जी। जी, यहाँ वो अपनी भाषा के बारे में बताते हैं और स्वीकार करते हैं उस चीज को। तो बड़ा ही सुंदर है और आप उनकी आवाज भी सुन पाएंगे, कितनी ओजस्वी वाणी भी थी उनकी। यहाँ पर वो कहते हैं कि 1964 के बाद से, 1964 में तो उनकी 2 रचनाएं आई, लेकिन 1964 के बाद से उनकी कोई कविता की ऐसी रचना प्रकाशित नहीं हो पाई, और जिसके कारण 1970 तक पहुंचते पहुंचते जो 3-4 साल का बीच में विराम रहा, उसके कारण उनकी भाषा की वो धार चली गई। उनकी भाषा उतनी ज्यादा वैसी नहीं रही जैसी भाषा में वो लिखा करते। तो ये था उनका एक जो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, और उसके बाद हारे को हरिनाम लिखा उन्होंने, लेकिन उसमें वैसी बात नहीं थी। इसके बाद जैसा कि वीडियो में भी बताया गया है, दिनकर चले गए, तिरुपति जा रहे थे। तिरुपति जाते समय लोगों ने इनसे पूछा कि इनके दोस्तों ने कि मेरे लिए क्या लाओगे, बोले कुछ नहीं लाऊंगा। तो बोले क्यों नहीं लाओगे, क्योंकि बोले कि मैं लौट के ही नहीं आऊंगा। और तिरुपति मंदिर जब ये गए तो उस मंदिर में बैठकर इन्होंने कविता पाठ किया जो पूरे तिरुपति शहर ने सुना। ये पहली और आखिरी घटना है उस मंदिर की। हाँ देखिए, अब आप ये उनकी आवाज में सुनिए। सन 1964 में मेरी कविता की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, 65, 66, 67, 68 और 69। इन वर्षों में मेरी कोई भी पुस्तक कविता की नहीं निकली, क्योंकि कविता लिखना ही एक प्रकार से बंद हो गया था। अपवाद पाकिस्तानी आक्रमण के समय कुछ कविताएं लिखी थीं। इतने दिनों तक कविता न लिखने का परिणाम ये हुआ कि मेरी शैली बदल गई, और जिस तरह की कविताएं मैं लिखा करता था उस तरह की कविताओं से मुझे संतोष नहीं होने लगा।
इस बीच में वैयक्तिक जीवन में विपत्तियां भी बहुत सही, विचारों की उलझनों में भी रहा और सोच समझकर मैं इस निष्कर्ष पर आया कि कविता में रोमांस को सचमुच दबना चाहिए। वो समय आ गया है कि रोमांस की कविता युग की गियर से बाहर मालूम होती है। तो नमिता जी, आपने देखा वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाषा की उधार चली गई, और ऐसा होता है, अभ्यास छूट जाए तो ऐसा ही होता है। लेकिन अब वो तिरुपति गए, तिरुपति में उन्होंने मंदिर में कविता पाठ किया, और इसके बाद तिरुपति में ही उनका देहावसान हो गया उन्हीं की सीढ़ियों पर। ये पहला मौका था जब तिरुपति मंदिर प्रशासन ने किसी कवि को काव्य पाठ करने की इजाजत दी थी तिरुपति मंदिर में, और उसके लिए लाउड स्पीकर भी लगवाए गए थे कि दिनकर यहाँ से कविता पढ़ेंगे और पूरा शहर सुनेगा। तो उन्होंने बहुत सुंदर जो है अपना वही भगवान के विराट रूप का जिक्र किया था वहां रश्मिरथी से। और इसके बाद अगले दिन प्रातःकाल 4 बजे के आसपास उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और वो जब घर से निकल रहे थे तो उनकी पोती या नातिन कोई उनसे पूछी आके कि नाना आप कहाँ जा रहे हो और कब आ रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं तिरुपति जा रहा हूँ, लेकिन मैं मरने जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। उनको पहले से इस बात का अंदाजा था कि वो लौटेंगे। तो नमिता जी, अब मुझे लगता है कि समय सीमा हम पहले ही पार कर चुके हैं, और इससे पहले ज्ञान अदब के कोप का भाजन बने, आप प्रोग्राम को समेटिए। त्रिपाठी जी, पहली बात तो है कि ज्ञान अदब कभी भी इस काम के लिए कोप का भाजन हमको बना ही नहीं सकता। वो तो इतना ज्यादा हमको अहमियत देता है साहित्य और कला को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बात भी सही है कि दिनकर जी के कृतित्व को कुछ घंटों में समेटना असंभव है। तो ये मान के चलिए कि आज आपने जो दिनकर होता है, जो सूर्य होता है, अगर मैं उनसे तुलना करूं तो उसकी सिर्फ एक किरण, एक रश्मि जो है वो हम तक पहुंचाई है। हम इसमें और आगे जा सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लोगों तक इनके लेखनी को पहुंचा सकते हैं। तो हिंदी दिवस की इस संध्या को दिनकर जी के व्यक्तित्व से प्रकाशमान बनाने के लिए त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, ज्ञान अदब की टीम का बहुत सारा आभार, और जो दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े उनका भी आभार। लेकिन कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं जो ज्ञान अदब हैं उनके ट्रस्टी मिस्टर मर्चेंट, मैं चाहूंगी कि वो कुछ कहें, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। मिस्टर मर्चेंट। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था। मैं चैट मैसेजेस देख रहा था और लोग बोल रहे थे कि रोमटे खड़े हो रहे हैं, एंड यू नो त्रिपाठी जी जिस तरह से सब रचनाएं बोल रहे हैं, इट इज फैंटास्टिक। ऑनलाइन मीडिया से जो ज्ञान अदब अभी आ रहा है 2-3 महीनों से, इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, एंड जो प्यार और मोहब्बत हमको हमारे दर्शकों से मिल रही है, दिस इज फैंटास्टिक। और त्रिपाठी जी, आप बांग्लादेश से आए हैं, आपके पीछे आपके बांग्लादेश के एक्स प्रेसिडेंट और प्रेजेंट प्रेसिडेंट के फोटोज है। थोड़ा बांग्लादेश में आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। आप आपके पीपल आर क्यूरियस कि आप किधर हैं, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग? एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भारत से बांग्लादेश आया, मैं ये कहूँगा कि मैं अपने एक घर से दूसरे घर में आया। उसका कारण ये है कि बांग्लादेश के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। हमको इन्होंने यहाँ कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अपने घर से, अपने देश से दूर हैं। हर तरीके से परिवार की तरह रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारा बहुत सहयोग करते हैं, और मुझे इस जगह से और यहाँ के लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। कहीं कहीं लोगों को लगता है अरे बांग्लादेश में वहाँ कैसी स्थिति होगी, क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश बहुत अच्छी जगह है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और यहाँ बहुत अच्छे से रहा जा सकता है। इसको मैं अपना दूसरा घर कहता हूँ। तो आज आपकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं दूसरे घर में बैठकर अपने पहले घर से बात कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अधीन आता है उसका प्रिंसिपल हूँ, और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा बांटने का प्रयास कर रहा हूँ, उनको जीवन मूल्य सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे बांग्लादेशी भाई बंधु साथ मिलकर मेरा सहयोग कर रहे हैं, और इस तरह से काम चल रहा है। अभी इस संकट की घड़ी में भी बहुत अच्छा सहयोग मिला मुझे यहाँ के सभी लोगों से, और सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। और
मेरी अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं बांग्लादेश छोड़कर जाऊं। हाँ, जरूर अपने देश की याद आती है, जब भी छुट्टी मिलती है आता हूँ, लेकिन जब मैं भारत में रहता हूँ तो उतनी ही याद मुझे बांग्लादेश के लोगों की भी आती है। इन्होंने इतना प्यार दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बांग्लादेश को भी मुझे अपने बेटे की तरह यहाँ रखने के लिए। और बहुत ही अच्छी जगह है, आप सबको निमंत्रित करता हूँ, अगर कभी आना हो तो प्लीज़ आइए, मिलिए, साथ में बैठेंगे, कुछ और चर्चा करेंगे। फारूक साहब। आपने बताया था कि आप चिट्टागोंग से हैं। जी आपके जो देश है चिट्टागोंग, इट्स लाइक बॉम्बे, यू सेड द क्लाइमेट। हाँ जी, कोस्टल सिटी है यहाँ की। तो इससे मैं अभी प्रोग्राम एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो भी आज ऑडियंस ज्वाइन हुए, आपने चैट बॉक्स पे देखा रहेगा कि हमने बार बार ये प्ली की कि आप थोड़ा डोनेशन नित्याशा फाउंडेशन के लिए दें। नित्याशा फाउंडेशन एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो नसीमा और मैं चलाते हैं, और यहाँ पे हम लोग टाइप 1 डायबिटीज, वो बच्चे जो गरीब हैं, जिनके बदन में इंसुलिन नहीं बनता और बहुत गरीब लोग हैं, इनको हम लोग इंसुलिन, ग्लूकोज स्ट्रिप्स, और जो कठिन समय से गुजर रहे हैं, जिनके माँ बाप अपनी नौकरियां छोड़ दिए या उनको निकाल दिया गया, उनको ग्रोसरीज भी सप्लाई कर रहे हैं। There's a lot of money to be spent on these poor families and your support is very much necessary. अगर आपने नोट डाउन नहीं किया रहेगा लिंक्स, तो प्लीज आप मुझे या किसी भी हमारे संपर्क में जो रहते हैं ज्ञान अदब के और मैसोन सिस्टम्स जो मेरी कंपनी है, आप प्लीज उनको मैसेज कर दीजिए और हम आपको लिंक भेज देंगे जहाँ पे आप अपना डोनेशन दे सकते हैं। जो इंडिया से बाहर है और उनको डालना है डोनेशन, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग ने गिव इंडिया के मंच पे एक लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आप डॉलर्स में या यूरो में या कोई भी करेंसी में आप डोनेशन कर दें, वो हमारे बच्चों को मिल जाएगा। एंड इट इज माय कमिटमेंट दैट हमारे ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमेटी की तरफ से कि ये पैसे वही काम के लिए जाएगा जिस काम की नीयत से मैंने आपको आज रिक्वेस्ट की है। तो फॉर ऑल दी गेस्ट्स, आई एम ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी, आई थैंक ज्ञानेश त्रिपाठी जी, नमिता जी, and of course my wife Nasima, who has been hosting the program, and thank you all. Next week हम आ रहे हैं और एक हिंदी प्रोग्राम लेके, मेरी भाषा के लोग। तो ज्ञानेश्वर जी, हम लोग नेक्स्ट सैटरडे 7:30 को आ रहे हैं, मेरी भाषा के लोग। हमारे फ्रेंड है संजय भारद्वाज जी और विजया तेक्सिंगानी। यही मंच होगा, इसी तरह से बात होगी, और हिंदी भाषा जो अपनी राष्ट्रभाषा है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। दिस इज द वे Gyanada wants to pay tribute to the Hindi language, the great language of Hindi, which is our Indian bhasha. So thank you Tripathi ji and everybody, and I wish you good night, Shubhratri, all the best, take care all of you, and have a nice Thank you, sir.